एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आपको पता है 60% से भी ज़्यादा लोग टैक्स बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी में, और बचे हुए लोग इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में। यानी कि सबसे बड़ी जो चंक है इन्वेस्टर्स की फॉर टैक्स सेविंग वो करते हैं पीपीएफ और इंश्योरेंस में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनको पिच करना, तो इंश्योरेंस को तो पिच इतना ज़्यादा किया जाता है कि सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर ही लेते हैं अल्टीमेटली, और पीपीएफ को सबसे ज़्यादा सेफ समझा जाता है और गवर्नमेंट भी उसको रिकमेंड करती है, तो इसलिए उसमें भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं, बट हम में से अधिकतर लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है हमारे हिसाब से, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो है रिस्क, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रिस्क कितना है। सेकंड इसका क्राइटेरिया है कि उसका रिटर्न परसेंटेज लगभग कितना होगा, और अगर कहीं एक्यूट है तो वो कितना है हमारा रिटर्न। थर्ड होगा कि उसका लॉक इन पीरियड क्या है, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, अगर उसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है तो उतना आप अभी नहीं चाहते हो, आपको अपने पैसे पहले चाहिए, तो फिर आपके लिए वो ऑब्वियसली बेनिफिशियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसका जो क्राइटेरिया है वो है कि उसकी जो रिटर्न है उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी है, यानी कि अब मान लीजिए आपको उस पर 12% रिटर्न मिल रही है किसी प्रोडक्ट पे, लेकिन उस पर 30% टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो आपकी रिटर्न है एक्चुअल रिटर्न वो आपकी रिड्यूस हो गई, 3.6% लेस हो गया 12 में से, तो ये आपको एक्चुअल में 9% के आसपास ही पड़ेगा। तो हम लोग रियल टर्म्स में देखेंगे कि हमें कितना बेनिफिट किसी प्रोडक्ट्स के अंदर मिल रहा है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है और सबसे कॉमन जो है वो है बैंक्स की एफडी। तो बैंक की एक एफडी होती है जिसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, यानी कि 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड इसमें हमें रखना पड़ता है। इसकी जो रिटर्न है वो अभी 7 से 7.5% के बीच में है। डिफरेंट बैंक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट बैंक्स की अभी जो एफडी है उसकी रिटर्न कितनी चल रही है फ़िलहाल में। और ये जो रिटर्न है ये टैक्स भी इस पर लगता है, यानी कि 5 साल बाद जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बट जिनको कुछ हैसल ही नहीं करना है, जिनको लगना है कि चलो ठीक है जो भी है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो लोग इसमें कर सकते हैं, बट रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी लुक्रेटिव नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं इस लिस्ट में वो आते हैं इंश्योरेंसेस। इसमें मैं मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को कवर कर रही हूँ। इंश्योरेंस के अंदर जो आपका रिटर्न है वो जनरली फिक्स नहीं होता, और अगर आप यूलिप में जा रहे हो तो यूलिप में आपका जो रिटर्न है वो और भी कम फिक्स होता है, बिकॉज इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअली रिटर्न वाला प्रोडक्ट है ही नहीं। इंश्योरेंस होता है आपको इंडेमनीफाई करने के लिए। तो अगर मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करूँ तो हर फैमिली के पास इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, तो यानी कि एक लिस्ट के अंदर वो अपनी जगह तो बनाता है, बट इसलिए नहीं कि वो सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, इसलिए क्योंकि उसका टाइप एक थोड़ा अलग है। तो उस हिसाब से आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है फैमिली की उतना आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। तो आपकी जो टोटल बकेट लिस्ट है उसके अंदर यानी कि इंश्योरेंस भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। जहाँ तक बात है इसके रिस्क की, तो क्योंकि फिक्स रिटर्न नहीं है तो रिस्क की बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात पैदा ही नहीं होती। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है तो कोई कैजुअलिटी नहीं होती, और इंश्योरेंस का टेन्योर ख़त्म होने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं वो जनरली फ्री होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। अभी जो 1/4/2023 के बाद आप इंश्योरेंस कराएंगे उसका अगर 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम है तो उसकी रिसीट का जो प्रॉफिट है वो अभी टैक्सेबल रखा गया है। इसके अलावा जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के अंदर, जो भी आपकी रिसीट है वो सारी की सारी टैक्स फ्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है इस लिस्ट में वो है पीपीएफ, और पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो अभी करंटली चल रहा है 7.1%। रिस्क इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिस्क रिस्क इसके अंदर नेग्लिजिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हैंडल करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जो इन्वेस्ट करती है पीछे बहुत ही सिक्योर जो बैंक्स जो आरबीआई की सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। तो इसके अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर नेग्लिजिबल रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हैंडल करती है, और इसका जो बैकएंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि आपसे पैसे लेके भी जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वो जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर ही करती है, विच इज़ हाईली सेफ, जिनको कि काफ़ी सेफ माना जाता है। तो रिस्क के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 7.1 रिटर्न है, जो लगभग बैंक एफडी के आसपास ही है। लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड लंबा है, तो लॉक इन पीरियड जो पीपीएफ का होता है जनरली 15 ईयर्स का होता है, लेकिन 7 साल के बाद आप इसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट जो विड्रॉल है पार्शियली विड्रॉल आप कर सकते हो, बट अदरवाइज इसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है। तो प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, रिटर्न भी ऑलमोस्ट ठीक है, और इसकी रिटर्न एग्जेम्प्टेड भी है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है पीपीएफ पे वो टैक्सेबल भी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लॉक इन पीरियड की होती है। बट अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का,
तो आप पीपीएफ को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ईएलएसएस। तो ये भी एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है। तो 1.5 लाख तक का बेनिफिट आपको ईएलएसएस में भी मिलता है। और यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड सबसे कम है, यानी कि आपका जो लॉक इन पीरियड ईएलएसएस के अंदर होगा वो होगा सिर्फ 3 ईयर्स का। बट यहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ईएलएसएस में आपकी रिटर्न इस पे डिपेंड करेगी कि आपने किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 2022 का यहाँ पे दिखाती हूँ, तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न सिर्फ 4% है ईएलएसएस कैटेगरी की। और इसमें आप वेरिएशन देखो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो निफ्टी 500 है और S&P 500 है, उनकी जो रिटर्न है दैट इज़ ओनली 6.7 एंड 7.23। लेकिन यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं इसी रेंज के, क्वांट टेक्स फंड, इसकी जो रिटर्न थी लास्ट ईयर में वो थी 15.98%, सो विच इज़ वेरी गुड। अराउंड 16% इसकी रिटर्न थी। HDFC टैक्स सेवर फंड जो था उसकी रिटर्न 12.86 थी, यानी कि बहुत अच्छी थी। आप जितने बाकी फंड्स देखेंगे उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छी थी। इसकी जो टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें, 2 लाख से ज़्यादा का अगर इसके अंदर आपका बेनिफिट है तो वहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी आती है, उसके नीचे जनरली नहीं आएगी। तो 1.5 लाख तक की अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे तो जनरली आपको इसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उतनी बड़ी अमाउंट हो ही नहीं पाएगी जो टैक्सेबिलिटी तक जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी वाइड रेंज है बेनिफिट्स की। और जब भी हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क हमेशा रहता है। कभी हमें ये नहीं पता कि हमें सजेस्ट कौन करेगा, कभी हम गलत फंड चूज़ कर लेते हैं, कभी हम लोग अपने हिसाब से कुछ R&D करके कर लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग को लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग गाइड करने वाले हैं वो भी आपको कोई श्योरिटी नहीं दे पाते। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं तेजी मंदी, जो कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल एडवाइजरी है। 99 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और ये सभी रजिस्टर्ड एडवाइजरी है। साथ ही इसके जो डायरेक्टर हैं इसके बोर्ड में, वो मोतीलाल ओसवाल के जो रामदेव अग्रवाल जी हैं, उनको आपने काफ़ी बार देखा होगा टीवी चैनल्स पे, वो इसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और ये मोतीलाल ओसवाल की एक सब्सिडरी भी है। साथ ही इसकी दो मेन स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर। तो इसमें क्या है कि आपके जो स्टॉक्स हैं आपको बताएंगे कि किस अच्छे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। और जब किसी रीज़न से उनका डायरेक्शन ख़राब होने लगेगा या उनकी रिटर्न नहीं आ रही होगी तो उसको ये चर्न भी कर देते हैं ईजिली, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके दो पोर्टफोलियो में फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर है। जो फ्लैगशिप है उसकी जो एवरेज रिटर्न रही है लास्ट ईयर की वो रही है 32%, और जो मल्टीप्लायर है उसकी रिटर्न रही है और अराउंड 34%। इसमें जो स्टॉक्स उन्होंने फ्लैगशिप में रखे थे उसमें ICICI एक फ्लैगशिप स्टॉक था जिसने 106% का रिटर्न दिया, और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर फ्लैगशिप का एक स्टॉक था जिसने 105% का रिटर्न दिया। अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लायर की, जो कि एक मिड कैप और जो मल्टी बैगर्स होते हैं उनके लिए है, तो उसमें बटरफ्लाई गांधी मट्टी है जिसने 63% का रिटर्न दिया, एंड RVNL है जिसने 55% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सही रिटर्न इन दोनों की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईएलएसएस की हम लोगों ने भी बात की कि ईएलएसएस को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन सही सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूँ तो ईएलएसएस से अच्छा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। यूज़ केस सिनेरियो चेंज कर देंगे, जैसे इंश्योरेंस में यूज़ केस सिनेरियो की इंश्योरेंस जो करता है वो तो कोई भी नहीं करता, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो ईएलएसएस सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आपको खुद को ये चीज़ पता है। आप सब लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी लॉस नहीं होता। लॉस आपको या तो ट्रेडिंग में होता है जब आप बिना गाइडेंस के अननेसेसरी ट्रेड करना शुरू कर देते हो, या फिर तब होता है जब आपको ऐसे समय पैसे अचानक निकालने पड़ जाते हैं जबकि आपको नहीं निकालने चाहिए थे, जब बाई चांस मार्केट बहुत ही डाउन पे है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है तब तो आप चूज़ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर वैसे भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 3 साल में तो आप कभी ना कभी जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको आ ही जाएगी। अगर आपको लगता है कि 3 साल के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, मार्केट बहुत डाउन है, तो आप इसको एक्स्ट्रा टाइम भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने आप रिडीम हो जाएगा, लॉक उसका ब्रेक हो जाएगा, तो आप इसको फिर भी होल्ड करके रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि एक अच्छी आपकी और जब आपको लगे कि हाँ आपकी एक अच्छी प्रॉफिट आ चुकी है, उस समय आप इसको बुक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव से। इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट में है वो है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें 2 तरीके की टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। आपको 80C तो मिलता ही है, साथ में आपको जो इंटरेस्ट है उसके पेमेंट का भी बेनिफिट मिलता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर।
तो दो दो आपको बेनिफिट मिल गए टैक्स बेनिफिट। तो अब तक मैंने जितने प्रोडक्ट डिस्कस किए उनमें सिर्फ 1.5 लाख तक का बेनिफिट था एटीसी के अंदर, लेकिन इसमें प्रिंसिपल का बेनिफिट जो पेमेंट का है 1.5 लाख का वो भी मिलता है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट का बेनिफिट है वो आपको एडिशनल मिलता है हाउसिंग लोन के अंदर। इसके अलावा आपने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की उसकी जो वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा वो आपका रिटर्न है इसके अंदर, तो टैक्स बेनिफिट भी आपको मिला और प्लस आपकी प्रॉपर्टी भी आई और आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके रिटर्न का भी, जो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट की है मार्केट के अंदर वो। ऑल्दो अगर आप उसको सेल करते हैं तो सेल करने पे जो बेनिफिट होगा आपको, यानी कि कैपिटल गेन जो होगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल टैक्स, जैसे आप नॉर्मल टैक्स पे करते हैं वैसे ही। और उसको भी बचाने का एक तरीका है, आप हाउस सेल करके अगर हाउस परचेज कर लेते हैं तो वो भी आप उससे बच सकते हैं, बट वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग हो जाती है वहाँ पे। तो ये वो प्रोडक्ट्स थे जिनका मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की, उनका रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है एवरेज, और उनके साथ में उनका लॉक इन पीरियड कितना है। तो इसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इनमें से किसको चूज़ करना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस ईयर। आने वाले कुछ सालों में इनमें से काफ़ी सारी एग्जाम्शंस वैसे भी वाइप आउट कर देगी गवर्नमेंट, तो जितना बेनिफिट आपको अभी लेना है वो आप अभी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।